कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज एक दायरे में ही कह सकते हैं कामकाज होता दिखाई पड़ा, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट तो आज रेंज में था, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली और हाई इंटेंसिटी का मिड कैप में सेल ऑफ रहा। इनफैक्ट एक समय में तो 1.5% के आसपास तक की बिकवाली भी मिड कैप इंडेक्स में रही। मेटल प्रोमिनेंटली आज बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और मेजरली मार्केट में जो बिकवाली रही उसमें कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मेटल, रियल्टी, ऑटो। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। तो इन शेयरों में आज कुछ हद तक बिकवाली थी। ऑयल एंड गैस, आईटी, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर फर्दर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली मार्केट्स में प्रेशर और प्रेशर में खास तौर से मिड कैप स्मॉल कैप आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। गेनर्स में नंबर्स का इंपैक्ट था तो यूपीएल तेजी में कामकाज कर रहा था। आईटीसी एक लंबे अंतराल के बाद तेजी में वापस लौटता हुआ दिखाई पड़ा, 3-3.5% का उछाल। नेस्ले, एलएनटी का और नेस्ले, इन दोनों में कुछ खरीदारी थी, लेकिन प्रेशर था कोल इंडिया में, ग्रासिम में, मेटल से टाटा स्टील, हिंडाल्को में, ये फ्रंट लाइन में। और मिड कैप में आज एनएमडीसी के अंदर बिकवाली थी, जीएसपीएल में आज बिकवाली थी, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में वेल्सपन इंडिया, न्यूज़ फ्लो के आधार पर प्रिंस पाइप, वेंकीज और फर्टिलाइजर स्पेस है चंबल फर्टिलाइजर। इनफैक्ट पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में खरीदारी देखने को मिल रही थी। और साथ ही साथ पेंट्स के नंबर्स के बाद एशियन पेंट, शालीमार पेंट्स, इंडिगो पेंट, बर्जर पेंट, ये कुछ और ऐसे स्पेस था जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल एक अच्छी बाइंग इस पूरे स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही थी और वो एक इम्पैक्ट पूरे ही पेंट स्पेस में देखने को मिल रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों के ऊपर भी। सबसे पहले तो जो सवाल है फार्मास्यूटिकल स्पेस में बेस्ट शेयर। मित्तल साहब, बेस्ट शेयर तो कई सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि आप किन पैरामीटर्स पर उसको बेस्ट मानते हैं, लेकिन कई मल्टीनेशनल कंपनीज जिसमें फाइजर जैसी कंपनीज हो गई, एबॉट जैसी कंपनीज हो गई जो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। जानकारों के हिसाब से सन फार्मा एक अच्छे दाम पर अवेलेबल है, 900 रुपये, 800 रुपये का बायबैक प्राइस था और उसके सामने भी ये शेयर नीचे कामकाज कर रहा है। पिछले 2018 वाले बायबैक की बात कर रहा हूँ, जब 900 रुपये का इसका बायबैक था और उसके सामने शेयर नीचे है। कैडिला में बड़ी तेज़ी की बातचीत हो रही है मार्केट्स में। इसके अलावा आप लुपिन और अरबिंदो फार्मा के नंबर देख ही चुके हैं, लेकिन केवीएट यही है कि मेजरली ब्रोकरेज हाउसेज ये मान रहे हैं कि शायद नंबर्स थोड़े सबड्यूड रहें, तो इसलिए कोई भी कॉल लेने से पहले आप नंबर्स को ज़रूर कीनली ट्रैक कर लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एकदम से बहुत सारे सवाल आ गए। शुभजीत बनर्जी साहब का सवाल है। बनर्जी, पहले तो मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी ईद की। और जेएसपीएल बाय है 415 रुपये के दाम पर। सर नंबर ठीक है, आज मैनेजमेंट से भी बातचीत की, उनका भी मानना है कि जो डेट के लेवल है वो यहाँ से भी और नीचे लेके जाएंगे। 15,000 करोड़ रुपए की बात थी, अब 9,500 करोड़ रुपए के आसपास उसे लेके जाएंगे। और उसके अलावा बोरोसिल के नंबर्स रिसेंटली आए थे, बहुत अच्छे नंबर देखने को मिले और शायद गोइंग फॉरवर्ड बेटर साइड पे आंकड़ा आता हुआ दिखाई भी पड़ेगा, तो उस लिहाज से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन बोरोसिल में ज़्यादा कन्विक्शन है। जीएसपीएल केस में एक बड़ी रैली दिखा चुका है, तो शायद थोड़ा ईज आउट हो, उसके बाद कुछ यहाँ पर कॉल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा शबीर साहब का सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। सर शॉर्ट टर्म में, सॉरी मैं शॉर्ट टर्म कभी ट्रैक नहीं करता मार्केट, लेकिन हाँ अगर आप मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं तो शायद पीएसयू बैंक्स का जो मोमेंटम है वो गैदर करे यहाँ पर भी और शायद तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़े। नंबर्स के आधार पर ही आप यहाँ कोई भी कॉल लीजिएगा, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट टर्म के ऊपर कुछ भी कहना अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है। गुड स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए गुप्ता साहब, कोई भी ऐसा जो जैसे धीरज जी भी पूछ रहे हैं एचडीएफसी बैंक को लेकर, ये बात सच है कि आप इस तरह की कोई भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो होते हैं, मिसाल के तौर पे एशियन पेंट्स, अगर आपको महंगा दिख रहा था तो उसके बावजूद उसने अच्छे नंबर दिए और महंगा हो गया। पिडीलाइट या फिर हर स्पेस की जो अग्रणी कंपनियां हैं, टीसीएस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, रिलायंस हुआ, इन तरह की कंपनीज के ऊपर आप हमेशा एक एसआईपी मोड ले सकते हैं और ये ट्रस्ट वर्दी कंपनीज हैं। इनमें आप ब्रोकरेज हाउसेज भी ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आप हर सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के साथ रहें, वो हमेशा एक बेहतर विकल्प के तौर पे हो सकता है। किस तरह के उसमें खोने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो आप लंबी अवधि के लिए उन्हीं पर रिलाय करिए जो कि हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के रहे हैं, एक लंबे समय से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उसको हमेशा नोटिस में ले सकते हैं।
बायोकॉन पे बबई चटर्जी साहब का सवाल है। सर, बायोकॉन के रीसेंट नंबर्स को आप ज़रूर क्लोजली ट्रैक करिएगा, क्योंकि नंबर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे सिंजिन की परफॉर्मेंस फिर भी बेटर है बायोकॉन के कंपैरिजन में, इसीलिए मार्केट ने बायोकॉन को उस समय बिकवाली दिखाई थी और सिंजिन पे उतना प्रेशर नहीं आते हुए दिखाई पड़ा। तो आप अकॉर्डिंगली इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रखिए और नए लॉन्चेस यूएस मार्केट जो इनके दो प्रोडक्ट वहाँ पे चलते हैं, उन दोनों प्रोडक्ट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप क्रूशली वॉच कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज सिंजिन की सिचुएशन ज़्यादा बेटर है, ये भी सेमी ग्रुप की कंपनी है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपका नज़रिया क्या है और किन चीज़ों को आप आधार मान के निवेश करें, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल लीजिएगा। कैडिला पे सहगल साहब, एक रिसेंटली एक ब्रोकर से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा था कि कैडिला में वो बड़ी तेज़ी सुन रहे हैं। बड़ी तेज़ी में उन्होंने यहाँ से 20 से 30% तक का अपसाइड भी बताया है, लेकिन डिपेंड करता है नंबर्स कैसे कैडिला पोस्ट करता है, क्योंकि इनके पास पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है और कई सारे अप्रूवल्स हैं जो ये वेट कर रहे हैं, जिसके आधार पे वो कह रहे थे मुझसे कि बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल लीजिएगा, लेकिन नंबर्स को कीनली वॉच करिएगा और डेवलपमेंट जो क्लोजली हो रहे हैं यहाँ पर, वो और एक चीज़ है इसको आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। JSPL पे हम बात कर चुके हैं। वोडाफोन आइडिया, सुमित साहब क्यों आप वोडाफोन आइडिया पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अगर इसी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भारतीय एयरटेल ज़्यादा बड़ा ऑप्शन है, नंबर्स भी आने वाले हैं, रिलायंस भी एक बड़ा ऑप्शन है। वोडाफोन आइडिया से भाव को देख के अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो और बेटर ऑप्शंस हैं मार्केट में, एटलीस्ट आप उनको देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप कुछ भी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। लेकिन सिर्फ भाव के आधार पर नहीं, एटलीस्ट सिचुएशन देखें, नंबर देखें, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो तो आप ज़रूर उसके अंदर निवेश कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल, दिवेश साहब नंबर आने वाले हैं तो नंबर को कीनली वॉच करिएगा। जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब 154 रुपये के आसपास के आरपू रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि टेलीकॉम की परफॉर्मेंस क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखी जाती है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स और बेटर साइड पर आने का अनुमान लगाया जा रहा है, खासतौर से कंसोलिडेटेड आधार पर। कंसोलिडेटेड कारोबार में इनके श्रीलंका और बाकी अफ्रीकन बिजनेस भी आता है, तो वो कारोबार को मिलाकर इनका जो परफॉर्मेंस आएगा उस परफॉर्मेंस को ये अच्छा मान के चल रहे हैं। स्टैंड लोन बेसिस पे फ्लैट नंबर इनके इस क्वार्टर में रह सकते हैं। तो अगर अच्छे आंकड़े आते हैं, भारतीय एयरटेल वैसे बहुत टाइम में चला नहीं है, तो अगर कुछ भी थोड़ी भी चाल आती है तो ऑब्वियसली बात है ये ITC की तरह ही है, स्लो परफॉर्मर है। लेकिन हाँ, नंबर वाइज या कंपनी वाइज इतना बुरा सिचुएशन नहीं है, कंपनी वाइज बेटर है, नंबर्स भी ठीक हैं, स्टॉक थोड़ा स्लो चलता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। अच्छा, फोर्टिस पर नीरज जी का सवाल है। नीरज जी, ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाइस के आसपास ही शायद शेयर कामकाज कर रहा है और 3-4 डेवलपमेंट हैं। पहला, ये क्वार्टर के नंबर जो अब आएंगे Q1 में, वो नंबर थोड़े बेटर साइड पे आप मान के चलिएगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स की डिमांड आपको भी पता है किस तरह की देखने को मिल रही है। अनफॉर्चुनेट है लेकिन हो रही है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है। तो फोर्टिस की डिमांड या जो बेड ऑक्यूपेंसी वगैरह रहती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी। यूटिलाइजेशन किस तरह का है, ऑक्यूपेंसीज किस तरह की, कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इस क्वार्टर में आते हुए दिखाई पड़ेगी। सिचुएशन अच्छी हुई है क्योंकि रिसेंटली मैनेजमेंट रीशफल के बाद से ही हालात बेहतर हो रहे हैं, कंपनी के नंबर भी ठीक ठाक हो गए हैं। दूसरी चीज़, जो बाज़ार में खबर है, जो इनके IHH प्रमोटर हैं वो स्टेक सेल कर सकते हैं, ये खबर बाज़ार में चली थी कुछ दिन पहले, जिसके बाद शेयर ने एक बड़ा मूव भी दिखाया था। कंसिस्टेंटली अब ये कंपनी ठीक है कंपैरेटिवली पहले कंपैरिजन में, तो आप बने रह सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लीडर से सेकंड बेस्ट सिचुएशन में फिलहाल दिखाई पड़ती है, तो आप इसको एक बार ध्यान में रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल के बाद फोर्टिस ही एक अग्रणी नाम फिलहाल दिखाई पड़ता है इस पूरे स्पेस में, तो आप अकॉर्डिंगली उसे देख सकते हैं। आगे लुपिन, ऑलरेडी सर बहुत कुछ चल चुका है, तो लुपिन कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि नंबर्स के कंपैरिजन में सिचुएशन स्टॉक की थोड़ी ज़्यादा है, बेहतर दिखाई पड़ रही है। मतलब स्टॉक ज़्यादा चला है, नंबर उतने तेज़ नहीं है, तो अब कहना मुश्किल है कहाँ तक जाएगा। लेकिन हाँ, ब्रोकरेज हाउसेस तो उसमें अपग्रेड ही दे रहे हैं अभी भी, और टारगेट्स अपसाइड के ही हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। रेन इंडस्ट्रीज़ पे राज साहब, एक राजेश अग्रवाल जो हमारे कोलकाता में गेस्ट हैं AUM फाइनेंशियल के, उन्होंने इस पर कॉल दी थी कई बारी और उनके कई टारगेट्स अचीव भी हुए हैं इस पर। अभी भी जो उनसे मेरी रिसेंट बात हुई थी वो काफ़ी बुलिश हैं रेन इंडस्ट्रीज़ को लेकर, और साथ ही प्राज को भी लेकर उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव ही राय अपनी रखी थी। फिलिप्स कार्बन पे उनकी काफ़ी पॉजिटिव राय है। तो 2-3 स्टॉक हैं जिसपे वो मानते हैं कि अभी भी पोटेंशियल अपसाइड काफ़ी, आप बने रह सकते हैं, फॉल्स में आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा उनका ही मानना था। मुकेश यादव साहब का सवाल एशियन पेंट्स पर है। 200 क्वांटिटी है लॉन्ग टाइम के लिए, अगर है तो सर आपको सोचने समझने की दिक्कत ही नहीं होगी, फिर तो आप आराम से बैठिए, लेकर रखिए इसे।
दिग्गज कंपनी है अपने स्पेस में, 50% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करती है। अभी भी ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ इनकी 40% के आसपास आई है, 14% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ, 14% ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ आई है, 42% के आसपास शायद इनकी डेकोरेटिव स्पेस में वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। डिस्पाइट इतने स्ट्रेस टाइम में भी इन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग नंबर दिए हैं। आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट ही मैं देख रहा था, 3,3200 तक के टारगेट भी आ रहे हैं। तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं। नंबर वाइज कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी भी अच्छी है, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनफैक्ट किसी फॉल में ऐड भी फर्दर यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और टाटा मोटर डीवीआर और टाटा पावर, प्रशांत पाटिल साहब का सवाल है। पाटिल साहब, टाटा मोटर डीवीआर, इसकी डिस्काउंट आप ऐसे माने चलिए कि टाटा मोटर से 60% के एवरेज डिस्काउंट पे रहता है कोई भी डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट जो होता है। अगर उससे नीचे आपको मिल रहा है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, 50 भी मान लिए चलिए, लेकिन अगर उससे ऊपर मिल रहा है तो आप इसको अवॉइड करिएगा। आपके पास हैं तो टाटा मोटर में तो तेज़ी की संभावना है ही, आप बने रह सकते हैं। रही बात टाटा पावर की, तो ब्रोकर हाउसेज ये मान रहे हैं कि टाटा पावर पे भी सिचुएशन सुधरी है बहुत पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी टाटा ग्रुप में अच्छे रिव्यूज़ हैं पूरे ब्रोकर हाउसेज में, वो तेज़ी ही मान के चल रहे हैं। तो आप दोनों ही स्टॉक में वैसे बने रहे, लेकिन टाटा मोटर में डीवीआर में आप एटलीस्ट ये कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कोई कॉल लीजिएगा। BPCL 430 6 महीने का व्यू, सचिन चौहान साहब, बहुत कुछ डिपेंड करता है इसके डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर स्ट्रैटेजिक सेल है तो सिचुएशन कुछ और होगी, अगर स्ट्रैटेजिक सेल नहीं है तो सिचुएशन कुछ और होगी। यानी कि कोई अगर नया ऑपरेटर आता है जो इसे चलाएगा और एग्जीक्यूट करेगा इसे कारोबार को, तो सिचुएशन कुछ और होगी। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर आता है जो आगे चल के इसे फिर बेचेगा तो सिचुएशन कुछ और होगी। तो आप दोनों चीज़ों को आधार मान के ही यहाँ लंबी अवधि का निवेश करें। एसेट वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। HCL टेक 20 क्वांटिटी 920 पे। शर्मा साहब, HCL टेक वैसे तो फंडामेंटली 3-4 दिन से हम रोज़ पे बात कर ही रहे हैं कि अच्छी कंपनी है ही, और शायद श्रीकांत चौहान ने इसके ऊपर लंबी अवधि के टारगेट दिए थे 1100 या 1200 रुपये के आसपास के। आप बने रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नंबर्स भी लास्ट क्वार्टर के कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। ब्रोकर हाउस के टारगेट तो इनफैक्ट 1500 तक के भी हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। चलिए, कैडिला पे हम बात कर चुके हैं। हैप्पीएस्ट माइंड और टाटा कॉफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए। अरोड़ा साहब, हैप्पीएस्ट माइंड कोई इशू नहीं है, लास्ट क्वार्टर के नंबर अहेड ऑफ टाइम थे, यानी कि आप बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद शेयर नंबर दिए हैं, तो इसीलिए शेयर अब थोड़े समय तक रेंज बाउंड या कंसोलिडेट हैं। चलिए, फिलहाल तो इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे हमने बातचीत की, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।